On Evergreen classes. In this part of the video you will be learning some words from how free is the press. तो जितने भी छात्र या छात्राएं अपना इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम पहले बताया केवल वर्ड्स का भाग करेंगे और हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें एक वीडियो में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा राइटर को एक साथ उसकी जो लाइफ है उसको एक साथ जो है उसमें हम रख दें ताकि आपको एग्जामिनेशंस में बेनिफिट हो। कई बार एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट वर्ड पूछ दिए जाते हैं, राइटर के वर्क्स पूछ दिए जाते हैं या वो किस काल के थे, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, किस कंट्री के थे, ये भी पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए अभी हम वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। इस चैप्टर में जो है हम हाउ फ्री इज़ द प्रेस के वर्ड्स को करेंगे और जैसे कि डोरोथी लेक सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। डोरोथी लेक सेयर्स के द्वारा, याद रखिएगा राइटर का नाम कई बार पूछ दिया जाता है, आपका ऑथर का नाम एग्जामिनेशंस में। तो चलिए चलते हैं वर्ड्स की ओर। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका टेक फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक एक वर्ब है, उसके बाद क्या कर रखा है इसने प्रीपोजिशन फॉर को लगा दिया है, इसके बाद इसने ग्रांट की थर्ड फॉर्म ग्रांटेड कर दिया है। तो इस तरीके से ये तीन वर्ड का जो है मेल है, प्रीपोजिशन का, वर्ब का और फिर इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। तो इस तीनों को मिला करके इसने क्या किया है, फ्रेज बना दिया। ठीक है, ये सब एनालिसिस की चीज़ है, जितना आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम या फ्रेजेस, इडियम, प्रोवर्ब्स वगैरह याद करने में आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको बोरिंग फील होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसका मीनिंग होते हैं आपको खास करके एस्यूम करना। एस्यूम करना का मतलब होता है कोई चीज़ सही नहीं है, बस आप मान रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा हो जाएगा। एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, आप उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बिना क्वेश्चन किए हुए क्या करते हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी को टेक फॉर ग्रांटेड कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका रिस्ट्रिक्शंस। ये तो आप जानते होंगे, रिस्ट्रिक्ट से बना हुआ वर्ड है। रिस्ट्रिक्ट एक वर्ब है, उसी में इसने क्या किया है, उसी से रिस्ट्रिक्शन बना दिया जो नॉन बन गया। कौन सा नॉन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली में कौन सा नॉन है ये। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मीनिंग होते हैं कोई चीज़ सीमित में करना, कोई चीज़ आपको लिमिट में करना। ठीक है, इसके बाद आपका है होलसम, WOHOLESOM। यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए होल अलग होता है, होल का मतलब होता है पूरा, असम का मीनिंग होते हैं कुछ। इन दोनों वर्ड को जोड़ करके जो है एक वर्ड बनाया गया जिसका नाम पड़ गया होलसम। इस होलसम को यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कराया जा रहा है, जिसका मीनिंग यहाँ पर में होते हैं गुड और हेल्दी। क्या होते हैं, गुड मतलब अच्छा या हेल्दी मतलब हट्टा कट्टा जिसे कहा जाता है, तो इसी को होलसम कहा जाता है। सेंसरशिप, याद रखिए यहाँ पे सी से जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे के नहीं से बोलेंगे, सेंसरशिप। तो ये एक नॉन के रूप में काम कर रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको शिप मिल जाए, जैसे पार्टनरशिप, सेंसरशिप, स्कॉलरशिप, अगर ये शिप आपको कहीं मिल जाए तो आप समझ जाना बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिल खोल करके आप एकदम मार के आना एग्जामिनेशंस में कि ये वर्ड क्या है, नाउन है। क्या है, आपका नाउन है। अब आपको तुरंत बताना है ये कौन सा नाउन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेंसरशिप कौन सा नाउन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। तो सेंसरशिप की अगर बात करें तो आखिर में इसका अर्थ क्या होते हैं। इसका मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग पब्लिकेशन ऑफ एनी एटम। कोई भी एटम या कोई भी चीज़ अगर आप उसको छापते हैं पेपर में या कहीं पे पब्लिश करते हैं, दिखाते हैं, तो उसको जो सप्रेस मतलब दबाने की जो पॉलिसी नीति होती है उसको सेंसरशिप कहा जाता है। आपको पता है कि मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई जाती है कई बार, ताकि वो मीडिया हद में रह के काम करे। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी चीज़ों को छापना चालू कर दे जिससे सरकार का सारा पोल पट्टी ही खुल जाए कि गवर्नमेंट क्या करता है, खाता है कब है, पीता कब है, उसका ऑफिशियल्स को कब खाता पीता है। तो कई जगह पे क्या होता है, सेंसरशिप थोड़ा सा हल्का होता है, कई जगह पे सेंसरशिप बहुत हार्ड होता है। मतलब आप उस चीज़ को नहीं छापते जो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो पार्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखे होंगे कई पेपर या कोई मैगजीन्स या पैम्पलेट वगैरह छपते थे, जिसको कि बाद में क्या हो उसके ऊपर रोक लगा दी जाती थी। छापने वाले के ऊपर, पब्लिश करने वाले के ऊपर या एडिटर के ऊपर जो उसको छापते थे खास करके, उसको जेल भेज दिया जाता था या उसके ऊपर मुकदमा चला दिया जाता था।
ठीक है। तो इसी सबसे बाद में जो है नतीजा निकल करके सेंसरशिप का काम लगना शुरू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट है आपका, ये आपका सबवर्ट। क्या है? सबवर्ट। याद रखिएगा यहाँ पे सबवर्ट में आर के बाद टी है, आर के बाद टी है, तो और उससे पहले क्या है आपका ई है। तो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे गौर से कि यहाँ पर आर के बाद क्या है? टी है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब भी आर के बाद टी रहे या आर के बाद कॉन्सोनेंट रहे, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान देने की चीज़ है, ठीक है। ऐसा रहे कॉन्सोनेंट लेटर रहे तो आर को नहीं के बराबर बोला जाता है। ये फोनेटिक्स का रूल है। किसका रूल है? फोनेटिक्स का रूल है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सबवर्ट का मीनिंग क्या होते हैं? इसका मीनिंग होते हैं आपका कॉज द डाउनफॉल ऑफ, मतलब किसी चीज़ को गिराने का कारण बनना, किसी चीज़ का पतन होने का कारण बनना, इसी को सबवर्ट कहा जाता है। तो आपका इंसाइट, इंसाइट एक वर्ब है आपका, इसका मीनिंग होते हैं स्टर टू एक्शन, मतलब एक्शन के लिए जागृत करना, किसी काम के लिए उकसाना, तो इसी को इंसाइट कहा जाता है। बहुत इजी वर्ड है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिसकॉन्टेंट। ये एक नाउन है आपका। इसने क्या किया है? कंटेंट में, कंटेंट जो वर्ड है आपका, कंटेंट का बहुत सारा मीनिंग होता है, उसके पीछे इसने एक प्रीफिक्स लगा दिया डिस, जिससे बन गया ये डिसकॉन्टेंट। और डिसकॉन्टेंट का मीनिंग होते हैं डिससेटिस्फैक्शन, मतलब असंतुष्टि जिसे कहा जाता है, इसी को डिसकॉन्टेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह आपका है स्कैंडल्स। स्कैंडल्स क्या है? एक नाउन है आपका, ठीक है। क्या है आपका? स्कैंडल्स एक नाउन है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कौन सा नाउन है, ठीक है। इसके मीनिंग होते हैं र्यूमर। र्यूमर का मतलब अफवाह, गॉसिप मतलब जो आप गप्पे करते हैं, ठीक है। सीरियस ब्रीच ऑफ सोशल और मोरल बिहेवियर। मोरल बिहेवियर या सोशल बिहेवियर में अगर बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, मतलब समाज में वो चीज़ देखने या समझने या सुनने के लायक नहीं होते हैं, तो इसी को स्कैंडल्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका फोमेंट, ठीक है। फोमेंट ये एक वर्ब है आपका। इसका मीनिंग है प्रोवोक करना या एक्साइट करना, मतलब किसी को उकसाना, किसी को जो है उसको उसके लिए बाध्य करना, तो इसी को आपको फोमेंट कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फोमेंट कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हैरी। हैरी से आपको हैरी पॉटर का नाम याद आ रहा होगा। हैरी एक वर्ब है, इसका मीनिंग होते हैं हैरस या बोदर, मतलब किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस एक आपका एडजेक्टिव है। डिजास्ट्रस के मीनिंग होते हैं कॉजिंग ग्रेट लॉस, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान कराना या नुकसान कराने का काम करना, तो इसी को कहा जाता है कॉजिंग ग्रेट लॉस। ये सब हम ग्रामर पार्ट है, जो मेक लगता है, कभी कॉज लगता है, ये ऐसा क्यों लगता है, ये आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट जो इसमें है आपका वह है आपका कॉन्ट्राइव। क्या है? कॉन्ट्राइव। ये भी एक आपका वर्ब है। इसके मीनिंग होते हैं अरेंज करना, किसी चीज़ को प्रबंध करना, कुक अप करना, उसको तैयार करना, या इन्वेंट करना मीन्स आविष्कार करना। शैकल्ड, SHAKLED, ये शैकल से बना हुआ वर्ड है। इसमें इसने क्या किया है? डी लगा दिया है केवल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट डी लग जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई अलग से लगाना पड़ता है, फिर डी लगाना पड़ता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपका वर्ब का पास्ट फॉर्म है। इसका मीनिंग होते हैं चेन्ड अप या फेटर्ड, मतलब जंजीर में जकड़ देना या जंजीर में बांध देना, या जंजीर में बांधने का जो काम होता है उसको आपको शैकलिंग या शैकल्ड कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका इसमें ओवरलॉर्ड्स। ओवरलॉर्ड्स के मीनिंग होते हैं एब्सोल्यूट रूलर्स। ये नाउन है। क्या किया है? ओवर में इसने लॉर्ड को जोड़ दिया है, ओवर में लॉर्ड को जोड़ दिया। याद रखिएगा, ऐसे करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ओवर में जब लॉर्ड को जोड़ दिया तो ये बन गया एब्सोल्यूट रूलर, मतलब पूर्ण जो शासक होता है। एब्सोल्यूट मतलब पूरा का पूरा जो उसको शासन करने का अधिकार होता है उसको एब्सोल्यूट रूलर्स कहे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बैंकरप्सी। बैंकरप्सी, ठीक है। ये बैंकरप्सी है, ध्यान रखिएगा। बैंक तक तो आपको पता ही होगा स्पेलिंग। यहाँ पे जब आते हैं RUPTCY तो यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान रखना है। बैंक का तो स्पेलिंग आपको आता ही होगा, बैंक होते हैं, लेकिन जो रप्सी है
इसमें रूप की तरह है, देखिए RUP रूप TCY, तो रप्टसी, तो ऐसे याद करना है आपको। तो बैंक रप्टसी का मीनिंग होते हैं हैविंग नो मनी एट ऑल, मतलब किसी भी तरीके से पैसा नहीं होना, दिवालियापन हो जाना, तो इसी को बैंक रप्टसी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका रेवेन्यू है, ये आपका एक नाउन है। आपको कमेंट बॉक्स से बताना है कि रेवेन्यू कौन सा नाउन है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इनकम, मतलब जो आपकी आय होती है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका परपेचुअल। परपेचुअल, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि PET के बाद जो वर्ड लगा हुआ है TU, ये चा के साउंड में आएगा, ना कि टा के साउंड में आएगा, ठीक है। तो परपेचुअल, परपेचुअल एक आपका एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होते हैं, तो इसका मीनिंग होते हैं कांस्टेंट या एवरलास्टिंग, मतलब लगातार या कभी न ख़त्म होने वाला, हमेशा जो है चलता रहता है, तो उसी को कांस्टेंट, एवरलास्टिंग या परपेचुअल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सर्व। याद रखिएगा यहाँ पर में कि सर्व जो वर्ड है जिसका मतलब सेवा करना होता है, इसी वर्ड में इसने क्या किया, सब को जोड़ दिया। जैसे सब स्टेशन होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, आपने कई जगह ये वर्ड देखे होंगे, सब लगा के बनाते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये आपका जो सर्व है, सर्व में इसने क्या किया, सब लगा दिया, और इस सब लगने के कारण जो है ये बन गया सब सर्व। ये एक वर्ब है, इसके मीनिंग होते हैं सर्व एज ए मीन्स इन प्रोमोटिंग, मतलब इस तरीके से सर्व करना जैसे कि आप किसी चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, तो इसी को सब सर्व कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, वह है आपका प्रिकेरियस। प्रीकेरियस, याद रखिएगा कि केरियस जो है CARIOUS, इसमें इसने प्री लगा दिया है। कई बार ऐसा होता है ये सफिक्स की तरह, प्रीफिक्स की तरह दिखता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट ये आता है और एक वर्ड बन के ही चला जाता है, तो इसी को प्रिकेरियस यहाँ पे कहा गया है। इसका मीनिंग है डेंजरस, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब जिसे खतरनाक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर क्या है, आपका एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और इसके मीनिंग होते हैं ऑनर, मतलब जो स्वामी होती है, जो मालिक होते हैं, उसी को प्रोप्राइटर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है आपका वर्वुलेंट। वर्वुलेंट, यहाँ पे वर्वुलेंट में एक स्पेलिंग आप गौर से देखते होंगे, VIRULENT है, तो यहाँ पे देखिए VI है, RU है और LENT है, ये है। इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए, थोड़ा गौर से देखिए, ये हम मिटा देते हैं, देखिए नाउन को हटा देते हैं यहाँ से। अब होता क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फोनेटिकल चीज़ काम करता है, जो बच्चे, कुछ देहाती बच्चे नहीं सीखते हैं, अब बाद में उन्हें समस्या होती है। मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ को समझाने का, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आप देखिए ये R है, गौर से देखिए यहाँ पर में, ये आपका R है, ये I और U है, ये I है और U है, यहाँ पर में I और U है, बीच में R है। तो कभी भी अगर R दो वॉवेल के बीच में आ जाए, किसके बीच में आ जाए, दो वॉवेल के बीच में आ जाए, तो R को रोलिंग साउंड करके बोला जाता है, मतलब ऐसा करके बोला जाता है जैसे दो R इसके अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल वर्वुलेंट, वर्वुलेंट मतलब एक तो VIR के साथ जुड़ गया और दूसरा RULENT जुड़ गया, तो इसीलिए आप इसको ऐसे सुनते होंगे जैसे फॉरेस्ट, ना कि फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये फोनेटिकल वे में आप इसको सीखेंगे तो आपको आगे जाके ये काम देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो वर्वुलेंट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होते हैं वेनोमस, जहरीला, स्पाइटफुल, बिल्कुल एकदम ऐसा जहर उगलने वाला चीज़ जो किसी को भी नुकसानदायक हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वह आपका श्रूड, SHREWD। ये श्रूड भी आपका एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होते हैं इंटेलिजेंट, मतलब तेज, या कनिंग मतलब धोखेबाज या धूर्त जिसे कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है साइनिकल, ठीक है, CYNICL। ये एक आपका एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं सेप्टिकल, मतलब कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध है, कोई चीज़ पे आप शक कर रहे हैं, मतलब शक की संभावना लग रही है, संदेहशील है, तो उसको यहाँ पे साइनिकल नाम दिया गया है। इसके बाद है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट, ठीक है, ये एक आपका एडजेक्टिव है, RESOLUT। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, मतलब वचनबद्ध होना, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहना, तो इसी को रेजोल्यूट कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वह है आपका डिसैमिनेट्स। ये डिसैमिनेशन इसी से बना हुआ है।
डिससेमिनेट, इसमें डिस लगा दिया है, डिस और फिर है सेमिनेट, SEMINATES, याद रखिएगा डिस और सेमिनेट्स, तो ये बन गया डिससेमिनेट्स। एस पे जो है आपका स्ट्रेस लगेगा, जोर लगेगा। इसका मीनिंग होते हैं खास करके स्प्रेड करना या फैलाना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका टिटलेटिंग। टिटलेटिंग एक आपका एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होते हैं प्लेजेंटली स्टिमुलेटिंग, मतलब आपको कोई ऐसा चीज़ दिया गया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी से आप उसको करते हैं या खुशी से आपको करने का मन कर रहा है, तो उसी को जो है टिटिलेटिंग कहा जाता है। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टिटिलेटिंग है तो पहले है टी और डबल एल पे आपको स्ट्रेस लग रहा है, टिटलेटिंग, टिटलेटिंग, ठीक है। ये कई बार एल छूट जाता है एक लिखते समय या आपको कहीं पर में कुछ टाइप कर रहे होते हैं, तो इस दोनों एल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, एल्फ्रेड चार्ल्स विलियम हार्मशॉट, एल्फ्रेड चार्ल्स विलियम हार्मशॉट, इनका जो जन्म है ये 1865 में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1922 में हुई। क्या ये वर्ड है? नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर जो मालिक है या ऑनर है उसका एक नाम है, ठीक है। कौन है ये? ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर का मालिक है, हु एक्वायर्ड चेन ऑफ न्यूज़पेपर्स, जिसने कि एक बहुत लंबी सी न्यूज़पेपर की श्रृंखला को जो है वो कायम किया, उसको हासिल किया, एंड फाउंडेड द डेली मेल, और उन्होंने एक डेली मेल की स्थापना करी 1896 में, ठीक है। द फर्स्ट चीप पॉपुलर इंग्लिश डेली, ये बहुत ही पहला, बहुत ही सस्ता और बहुत ही जो लोकप्रिय जो है इंग्लिश डेली था। थ्रू दिस ही इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहते हैं कि इसके जरिए उन्होंने लोगों की जो विचार थे, राय थे, उसको काफ़ी प्रभावित किया, खास करके जो है प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आपको पता है, अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़े होंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको 1914 से शुरू होता है और 1918 में जाकर के समाप्त होता है, और जिसमें कि आपको पता है कि जर्मनी हार जाता है, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी जो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लिप शॉट। स्लिप शॉट, ये देखिए स्लिप अलग है, शॉट अलग है, शॉट को अलग कर दिया गया है स्लिप से, लेकिन दोनों को एक साथ जो है मिला दिया गया है। यहाँ पे SH जो है इसका प्रोनाउंसिएशन श से बोला जाएगा, तालब्य श, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्लिप शॉट का मीनिंग होते हैं केयरलेस करना, मतलब लापरवाह हो जाना, कैजुअल हो जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका इसमें टेंडेंशस, टेंडेंशस, याद रखिएगा कि 10 का मतलब 10 होता है, फिर डेन मतलब गुफा होता है, DEN, इसी 10 गुफा में जोड़ दिया गया है शश, TIOUS, ऐसे करके याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। 10 गुफा में जो है ये क्या किया गया है, शश, TIOUS को जोड़ दिया गया, तो ये बन गया टेंडेंशस। इस टेंडेंशस का मतलब हो गया यहाँ पर में मीनिंग हो गया डेलिबरेटली बायस्ड, मतलब जानबूझ करके किसी का पक्ष ले लेना, पक्षपात करना या पक्षपात किया हुआ, तो इसी को कहा जाता है टेंडेंशस, ठीक है। का पायटिज्म, पायटिज्म क्या है? एक नाउन है। यहाँ पे एक चीज़ और सिखा देता हूँ साथ में आपको कि अगर यहाँ पे पाई लगा हुआ है, पाई तो आप जानते ही है, पाई चार्ट होते हैं, तो पाई से समझ जाएंगे। इसमें टिज्म लगा दिया है, टिज्म, लेकिन याद रखिए टी नहीं आता है कभी भी इज्म में, ये टी अलग है, तो पायटिज्म ऐसे बोला जाता है इसको। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि खास करके किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ISM लगा हो तो ये एक नाउन होता है। आपको बताना है धर से यहाँ पर मैं लिख करके कमेंट बॉक्स में कि ये किस तरह का नाउन हो सकता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन हो सकता है? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये आपको जो है बताना। काउंटेबल, नॉन काउंटेबल तो अनकाउंटेबल तो आप एकदम अच्छे से बता देंगे, बट आपको एग्जैक्टली बताना है कि कौन सा नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ISM मिल जाए तो आपको नाउन ही समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्रियलिज्म, उसमें क्या होता है, लास्ट में ISM आता है। तो पायटिज्म जो है इसका अर्थ होते हैं द स्ट्रेसिंग ऑफ पर्सनल फीलिंग्स, मतलब आपकी अपनी फीलिंग है उसके ऊपर आप जोर डाल रहे हैं, किसकी तुलना में? तो रैदर देन द डॉगमा ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रुथ, मतलब जो बुद्धिजीवी का जो अपना जो ट्रुथ है, उनका जो एक सिद्धांत है, उनकी तुलना में आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा फीलिंग जो है, मेरी पर्सनल फीलिंग ज़्यादा अच्छा है,
जो कुछ बनाया गया है इंटेलेक्चुअल के द्वारा वो उतना पावरफुल नहीं है जितना कि मेरा अपना फीलिंग है, तो इसी को पाइटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सीजरिज्म। याद रखिएगा इसके स्पेलिंग। ये जूलियस सीजर जो थे आपका, जो रोमन एम्पायर में आप पढ़ते होंगे, तो उसमें खास करके सीजर के स्पेलिंग यहाँ पर में CAE है। CAE के बाद S लगा हुआ है, याद रखिएगा, और फिर A है और फिर R है। ये सीजर है और इसी में क्या किया गया है, इसमें ISM को जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सीजर की स्पेलिंग SEE या SEA, इस तरीके से आपको सी का स्पेलिंग नहीं समझना है। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, मतलब पूर्ण तानाशाही जिसे कहा जाता है, डिक्टेटरशिप कहा जाता है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर कौन थे, आपके एक डिक्टेटर्स थे। इसी तरीके से आज नॉर्थ कोरिया में किम जोन उनको क्या है, एक डिक्टेटर है, एब्सोल्यूट डिक्टेटर है। ठीक है, किसी के नहीं सुनता है, तो इस तरीके से इसको हम एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप सीजरिज्म को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें दिया गया है, वो है इनकारनेशन डॉक्ट्रिन। इनकारनेशन डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इनकारनेशन जो खास करके वर्ड होते हैं, इसका मीनिंग होते हैं दोबारा जन्म लेना, किसी का दोबारा अवतार होना। दोबारा जन्म तो नहीं का अवतार लेना, जैसे भगवान के कई अवतार हुए थे, किसी युग में वो राम के अवतार ले लिए, किसी में कृष्ण के ले लिए, तो यहाँ पे इनकारनेशन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ इसने क्या क्या रखा है, तो एक और वर्ड को जोड़ दिया है जिसका मतलब डॉक्ट्रिन होते हैं। डॉक्ट्रिन क्या होते हैं, एक सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो इसको इनकारनेशन डॉक्ट्रिन कहा गया है। इन दोनों को मिला के इसने क्या कर रखा है, नॉन फ्रेज बना दिया, इसको नॉन फ्रेज बना दिया आपको। और इस नॉन फ्रेज के बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि इसका एक नया मीनिंग निकल के आया, और इसका अर्थ हो गया यहाँ पर में द थियोरी ऑफ यूनियन ऑफ गॉड एंड मैन इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। मतलब क्राइस्ट के जो पर्सन है उसमें गॉड और मैन कैसे एक जगह होते हैं, कैसे यूनियन करते हैं, किस तरीके से उनका आपस से मेल होता है, तो इसी को यहाँ पर में इनकारनेशन डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया है। इनकारनेशन डॉक्ट्रिन, खास करके इनकारनेशन और डॉक्ट्रिन जो मीनिंग अलग अलग है उसको यहाँ पर यूनाइट किया गया है, और एक नया मीनिंग को जो है इसमें इन्होंने जो है वो ऐड किया है, और इस तरीके से ये इनकारनेशन डॉक्ट्रिन बन गया। ये नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसलिए जब भी आप इस दोनों वर्ड को अलग अलग करेंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट वर्ड बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर में आकर के इन्होंने गॉड और मैन के बीच जो यूनियन होती है, खास करके क्राइस्ट की जो पर्सन होती है उसमें, तो उसी को यहाँ पे इनकारनेशन डॉक्ट्रिन नाम दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दैट इज इट इज़ कॉल्ड हियर allusion. It is a noun. Now you have to again tell in the comment box that what kind of noun it is. It is proper noun, it is common noun, it is abstract noun, or it is a collective noun. Which kind of noun it is it? तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो देखने की बात यह है कि जब भी हम कोई चीज़ की इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं, सीधा नहीं बता करके इनडायरेक्ट बताते हैं उसके बारे में, तो आपको एल्यूजन कहा जाता है। एल्यूजन के जरिए बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता है इनडायरेक्ट रेफरेंस को लेकर के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके वो है आपका फॉर्निकेशन। याद रखिएगा, फॉर्निकेशन ये एक नाउन है। इस फॉर्निकेशन में क्या होते हैं कि वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन एन अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन। मतलब कोई भी ना तो पुरुष शादी किया है और ना ही स्त्री ने शादी की है, कोई महिला ने शादी की है, और अपनी इच्छा से जो है वो वॉलंटरी मतलब होते हैं इच्छा से, और वो अपनी इच्छा से अगर मान के चलिए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी शादी के बाद करते हैं, तो इस तरह से जो रिलेशन होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती है, इसी को फॉर्निकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका एक्लेसियास्टिकल। एक्लेसियास्टिकल याद रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा टफ है, तो इक्ली यहाँ पे इसली नहीं बोलेंगे, ई सी जो लगा हुआ है इसको इक्ली बोलेंगे, ECCLESI लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये बन गया पूरा कंप्लीट जो बन जाता है वो बन जाता है आपका एक्लेसियास्टिकल। ठीक है, एक्लेसियास्टिकल आपका एक एडजेक्टिव है। यहाँ एक चीज़ और समझा देता हूँ, खास करके जब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ACL मिल जाए तो समझ जाना, या AL मिल जाए खास करके तो समझ जाना कि ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अब आपको ये बताना है यहाँ पर में कि एक्लेसियास्टिकल किस प्रकार का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या किस तरह का एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो इक्लेसियास्टिकल के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं रिलीजियस रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च, मतलब धार्मिक होते हैं या क्रिश्चियन चर्च से जो संबंधित होते हैं, इसी को इक्लेसियास्टिकल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसअबाउ। डिसअबाउ ये एक वर्ब है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, तो इसी को डिसअबाउ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गार्बलिंग। गार्बलिंग क्या है? एक जेरेंट है। क्या है आपका गार्बलिंग? एक जेरेंट है। गार्बलिंग का मीनिंग होते हैं गिविंग ए कंफ्यूज्ड वर्जन ऑफ, मतलब किसी को कोई बात बताना लेकिन कंफ्यूज तरीके से बताना, कंफ्यूज तरीके से इंफॉर्मेशन देना, तोड़ मरोड़ के देना, तो इसी को गार्बलिंग कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका कैंटरबरी फेस्टिवल। कैंटरबरी जगह का नाम है, फेस्टिवल है। आपको पता होगा कि कैंटरबरी टेल्स भी लिखा गया था जेफरी चॉसर के द्वारा, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, पढ़े होंगे कोई इसमें से। तो कैंटरबरी जो फेस्टिवल्स होते हैं ये खास करके जो है एक ऐसी प्रकार का प्लेस फेस्टिवल होता है जिसमें नाटक को दिखाया जाता है। ये जो है आपका इंग्लैंड का जो एक सिटी, कैंट में एक सिटी है कैंटरबरी, वहाँ पे ये प्ले होते हैं। ये खासकर नाटकों का त्यौहार होता है, इसी को कैंटरबरी फेस्टिवल्स कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ब्लैंड परवर्जन्स। ब्लैंड परवर्जन्स, यहाँ पे परवर्जन, वर्जन में क्या किया है इसने? पर लगा दिया है, PER। वर्जन में ये देख रहे होंगे, वर्जन में इसने पर का यूज़ कर दिया, तो ये बन गया परवर्जन्स। ये नाउन फ्रेज है, वही चीज़ है आपको मैंने बताया था। ऑट राइट एंड डेलिब्रेट डिस्टॉर्शंस, मतलब कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति अधिकार से बाहर काम करने लगता है या जानबूझ के कोई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो उसको डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर वो ब्लैंड परवर्जन्स का मीनिंग ऐसे ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्यू। क्यू क्या है? पेन नेम है। किसका पेन नेम है? तो एक यहाँ पर में जो पोएट ऑथर थे, खास करके रेप्यूटेड थे, खास करके जाने माने हुए थे, जिसका नाम था सर आर्थर क्विलर कॉच, जिसका जन्म 1863 में हुआ था और डेथ 1944 में हुई थी। इसका पेन नेम था क्यू, ठीक है, सर आर्थर क्विलर कॉच का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड क्या है? तो ऑक्सफोर्ड शायर जो इंग्लैंड है आपका, ठीक है, ऑक्सफोर्ड शायर जो इंग्लैंड है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट है उसका मेन टाउन है आपका ऑक्सफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें किंग्स गार्डन पार्टी। ये किंग्स गार्डन पार्टी क्या है? तो किंग्स गार्डन पार्टी में क्या होते हैं? एक सोशल गैदरिंग होती है, सारे लोग जो है आके जमा होते हैं। कहाँ पर में? तो बुकिंघम जो पैलेस है वहाँ के घास के मैदान में। लॉन का मतलब होता है घास का मैदान। विद द रूलिंग ब्रिटिश क्राउन, इसमें जो है ब्रिटिश क्राउन जो रूल कर रहे होते हैं वो भी होते हैं, और उस ब्रिटिश क्राउन को जो है हॉस्ट या हॉस्टेस के रूप में जो है वो वहाँ पे होते हैं। वेयर सोशल सेलिब्रिटीज़ आर इनवाइटेड, खास करके इसमें जितने भी समाज में सेलिब्रिटी हैं, जाने माने लोग हैं, उसको इसमें इनवाइट की जाती है। तो इसी को किंग्स गार्डन पार्टी कही जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें रूलिंग ब्रिटिश क्राउन जो है वो होते हैं, और ये बुकिंघम पैलेस के जो घास के मैदान है उसमें जा कर के सारे लोग जो है इकट्ठा कर रहे हो, जितने भी समाज में लोग रह रहे होते हैं वो इसमें आके इकट्ठा होते हैं। इसका जो नेक्स्ट है वो है आपका बुकिंघम पैलेस। बुकिंघम पैलेस, ठीक है। बुकिंघम जो पैलेस है ये लंदन होम ऑफ द ब्रिटिश सॉवरेन, ये ब्रिटिश सॉवरेन का एक लंदन का घर है, जिसे बनाया गया था नैश के द्वारा 1821 से लेकर के 36 के जो आपका यहाँ पर में बीच इसमें दिया गया है। एंड पार्टली डिजाइंड अर्ली इन द 20th सेंचुरी, और इसका कुछ भाग जो है वो 20th सेंचुरी के आरंभ में जो है बनाया गया था। सॉवरेन का अर्थ होता है जो कि अपनी सीमा पे बिल्कुल कायम है, जिसे कोई बाहरी अब कोई परेशानी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है कुछ करने के लिए, उसको सॉवरेन कहा जाता है। चलिए अब एक आपको वर्ड, अगला वर्ड है दैट्स वेरी स्टैंडर्ड वर्ड, और इसका नाम है आपका, वह है आपका ग्रेचुटस। ग्रेचुटस क्या है? ग्रेचुटस। यहाँ याद रखिएगा, इसको हम थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं कि ग्रा जो है GRA ग्रा, यहाँ पे इसको ग्रा नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ग्रा नहीं पढ़ेंगे, और दूसरी बात यहाँ पर में ये करेंगे हम कि TU जो लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ड है,
ठीक है, ये वाला अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। इसको चू पढ़ेंगे, टू नहीं, ठीक है। तो ग्रेचुएटस और फिर अ का साउंड आएगा अ, ग्रेचुएटस, ठीक है। तो इसको कहा जाता है जानबूझ करके इंटेंशनल, डेलिब्रेट होते हैं, तो इसी को ग्रेचुएटस कहा जाता है। अब एक साथ एक चीज़ और सिखा देते हैं। अगर ऐसे वर्ड में कभी भी OUS लगा हुआ हो, OUS इस तरह से लगा हुआ हो, तो इस तरह के वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये सब ध्यान में रखने की चीज़ है, जिससे आप समझ सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नीचे जो वर्ड दिए गए हैं वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, और उस समय बड़ा ही परेशानी में आ जाते हैं स्टूडेंट कई बार कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। तो इससे आप इजीली इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटेस्ट, ये एक वर्ब है। तो डिटेस्ट के मीनिंग होते हैं हेट करना, नफरत करना या डिस्पाइज करना, वही होते हैं अरुचि दिखाना। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है मिरकल मॉन्गरिंग। मिरकल मॉन्गरिंग, मिरकल का मतलब चमत्कार होते हैं, उसी को दिखाने वाले होते हैं, उसी के में लगने वाले, उसको मॉन्गरिंग कहा जाता है। तो इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ स्टोरीज और स्टैंडिंग अचीवमेंट एट्सेट्रा, मतलब बहुत अच्छा अगर आपने जीवन में कुछ कर लिया, अचीवमेंट कर लिया, उसकी कहानी का अगर आप जानबूझ करके फैलाते हैं, उसको आप इंटेंशनल स्प्रेडिंग करते हैं, तो उसको मिरकल मॉन्गरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइबेल, LIBEL, लाइबेल। LI यहाँ पे लाई होगा, ध्यान रखिएगा, BEL बेल है। लाइबेल का मीनिंग होते हैं डिफेमेशन, मतलब किसी का अपमान करना, किसी की प्रतिष्ठा को खराब करना। फॉल्स और इंसल्टिंग स्टेटमेंट, मतलब झूठा बयान देना या किसी को इस तरीके से कथन देना या स्टेटमेंट देना जिससे उसका अपमान हो रहा हो, तो इसी को लाइबेल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑनोरिस कॉजा। ऑनोरिस कॉजा, ऑनरिस कॉजा जो होते हैं इंटेंडेड टू डू ऑनर, इसमें एक ऐसा मन बना लिया जाता है कि किसी को जो है सम्मान देना है, तो इसी को जो है ऑनरिस कॉजा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका फ्लीट स्ट्रीट। ये फ्लीट स्ट्रीट क्या है, तो फ्लीट स्ट्रीट आपका है स्ट्रीट इन सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन की जो गलियां हैं उसको फ्लीट स्ट्रीट कहा गया है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर वाले थे उनकी अपनी ऑफिस हुआ करती थी, हैव देयर ऑफिसेस। नेक्स्ट आपका इसमें सिंडिकेटेड। सिंडिकेटेड क्या है, वर्ब है, इसका मीनिंग होते हैं एक्सप्रेस किया हुआ, मतलब बताया हुआ, या कलेक्टिवली सर्कुलेटेड, या मिलजुल करके किसी काम को जो है फैलाया हुआ, तो इसी को सिंडिकेटेड कहा जाता है। सिंडिकेट से बना हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है आपका कंसर्ट से बना हुआ वर्ड, कंसर्टेड, ये एक आपका एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं कंसेंट्रेटेड, किसी चीज़ को एकाग्रता करना, किसी चीज़ को एक जगह लाना, उसको जोड़ना, उसको कंबाइन करना, तो इसकी को कंसर्टेड कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि सुनते होंगे कि कंसर्ट में उसने भाग लिया, इसका मतलब है वहाँ पे काफ़ी लोग जो है पहले से जमा हैं और जिसमें कुछ आपको प्रदर्शन करना होता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपका है वह है आपका सिम्प्टोमेटिक। क्या है, सिम्प्टोमेटिक। तो सिम्प्टोमेटिक का मीनिंग होते हैं सजेस्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है। सिम्पटम से की तरफ बना हुआ है, आपको देखते हैं, जिसमें आप किसी को, तो इसमें आप क्या करते हैं, सजेस्टिव करते हैं, किसी चीज़ को सजेशन के रूप में दिखाते हैं, तो उसी को सिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। या इंडिकेटिव होता है, मतलब कोई चीज़ बताने के योग्य होता है, प्रदर्शन करने के योग्य होते हैं, तो इसी को जो है सिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, जिसे कि सजेस्टिव या इंडिकेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्मदर्ड। स्मदर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ को पूरी तरीके से दबा देना, कवर कर देना, ठीक है। यहाँ पे स्मथर, यहाँ पे जो OTH है इसको थ मत पढ़िएगा, इस थ के बदले जो है आपका द पढ़ना है, स्मदर्ड है, ठीक है। क्या है, स्मदर्ड, कवर्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से ढका हुआ, पूरी तरीके से दबा हुआ। नेक्स्ट आपका बैजर, BADGER, बैजर। यहाँ पे D और G का एक साथ साउंड जो है वो जा आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, D और G अलग अलग नहीं है। तो बैजर का मीनिंग होते हैं मेकिंग अनक्लियर, किसी चीज़ को अस्पष्ट करना, साफ नहीं करना, किसी चीज़ को और कंफ्यूज कर देना। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके वो है आपका हैकल, HECKLE, हैकल। हैकल के मीनिंग होते हैं हैरास करना, तंग करना, परेशान करना किसी को। और जो लास्ट है वो है आपका इन्वोक्ड। ये इन्वोक से बना हुआ वर्ड है, इसका मतलब अपील करना, किसी चीज़ के लिए सुनवाई करना, किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, तो इसी को जो है आपको इन्वोक्ड कहा गया है।
तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द वर्ड्स. यू हैव टू रिपीट दिस वीडियो. आपको बार बार इस वीडियो को देखना है, so that it will not, you will be not only comfortable for the examination, but also you will have a lot of experience of the word power and vocabulary in upcoming future. You will deal with all this vocabulary in coming future, so that they can be very helpful for you during your interviews, during your higher education, or you can also use such words in day-to-day life.